नमस्कार। आज हम भारत के लिए इस सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास द बर्थ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नाम के दस्तावेज से कुछ खास अंश है और आज हमारा मकसद इन अंशों के जरिए ये समझना है कि 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन क्यों नहीं है, बल्कि ये एक विचार के जन्म की कहानी है, एक राष्ट्र के स्वाभिमान की कहानी है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो स्रोत की सबसे बुनियादी जानकारी देखते हैं। इसमें लिखा है कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसने किस चीज की जगह ली। और इसी सवाल में सारी कहानी छिपी है। संविधान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बदला। अब ये सुनने में लगता है कि एक पुराना कानून गया, एक नया आ गया। हाँ, एक मामूली कानूनी बदलाव जैसा। बिल्कुल, पर ये ऐसा था नहीं। 1935 का जो एक्ट था वो ब्रिटिश संसद ने बनाया था। सोचिए, हम अपने ही देश में किसी और के बनाए नियमों से चल रहे थे। एक मिनट, मुझे ये बात हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, पर उसके बाद भी लगभग 2.5 साल तक हम एक ब्रिटिश कानून के तहत ही चल रहे थे। ये कैसी आजादी थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, वो एक तरह की अधूरी आजादी थी। 1947 में भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला था। इसका मतलब था कि हम आजाद तो हैं, पर हमारे राष्ट्र का प्रमुख वो अभी भी ब्रिटिश सम्राट ही था। अच्छा, किंग जॉर्ज 6। हाँ, और 1935 के एक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें जो गवर्नर जनरल था, जो क्राउन का प्रतिनिधि होता था, उसके पास जबरदस्त वीटो पावर थी। मतलब वो हमारी चुनी हुई सरकारों के किसी भी फैसले को एक झटके में रद्द कर सकता था। मतलब लगाम असल में किसी और के हाथ में ही थी। हम गाड़ी चला तो रहे थे, पर कोई और तय कर सकता था कि ब्रेक कब लगाना है। बिल्कुल यही। वो हमारे लिए एक तरह की, आप कह सकते हैं कि एक आखिरी वैधानिक बेड़ी थी, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था। तो 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब हमने उस बेड़ी को तोड़ा। और यहीं पर वो 3 दमदार शब्द आते हैं: सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। संप्रभु, लोकतंत्र, गणराज्य। हम इन्हें हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, पर मुझे लगता है कि हम इनके असली वजन को शायद पूरी तरह नहीं समझते। क्या हम इन्हें एक एक करके समझ सकते हैं? जरूर, और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सॉवरेन यानी संप्रभु। ये सिर्फ एक राजनैतिक शब्द नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था। इसका मतलब था कि अब भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। किसी बाहरी देश का कोई दबाव या नियंत्रण नहीं होगा। बिल्कुल। हमारी विदेश नीति क्या होगी, हम किस देश से व्यापार करेंगे, ये सारे फैसले अब दिल्ली में लिए जाएंगे, लंदन में नहीं। तो जो दशकों से भारत के संसाधन, भारत की सेना ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उस सिलसिले का अंत हो गया। ठीक कहा आपने। जमीनी स्तर पर इसका असर ये हुआ कि अब भारत के संसाधन भारतीयों के लिए थे। इसी एक शब्द ने, अगर आप देखें, तो भविष्य में भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। हाँ, जहां भारत ने तय किया कि वो किसी गुट में नहीं जाएगा। हाँ, न अमेरिका न सोवियत संघ, हम अपने हितों के हिसाब से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे। ये एक राष्ट्र के आत्मसम्मान की बहाली थी। तो सॉवरेन ने भारत की बाहरी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया, लेकिन देश के अंदर सत्ता का स्वरूप क्या होगा, ये सवाल हमें दूसरे शब्द डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक तक ले जाता है ना? हाँ, और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। संविधान निर्माताओं के मन में था कि असली ताकत जनता के हाथ में होगी। सरकार को लोग चुनेंगे, और सबसे जरूरी, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। मतलब ये राजशाही और तानाशाही के विचार को पूरी तरह खारिज करता है। पूरी तरह से। और सिर्फ जवाबदेही नहीं, बल्कि सरकार से सवाल पूछने का हक, उसकी आलोचना करने का हक, ये सब भी इसी का हिस्सा है। प्रेस की आजादी, बोलने की आजादी। निश्चित रूप से एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ चुनाव पर नहीं टिकता, वो असहमति के अधिकार पर भी जिंदा रहता है। और ये उस दौर में एक बहुत साहसी कदम था, जब कई नए आजाद हुए देश तानाशाही की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे शब्द पर, रिपब्लिक यानी गणराज्य। यहाँ आकर बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये दोनों शब्द तो एक जैसे लगते हैं। क्या कोई देश लोकतांत्रिक होकर भी गणराज्य नहीं हो सकता? ये एक बेहतरीन सवाल है, और हाँ, ऐसा हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। वहां लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, प्रधानमंत्री है। हाँ, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत है, यानी राजा या रानी।
रिपब्लिक या गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसका पद खानदानी हो। देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा चुनावा प्रतिनिधि होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वो भी किसी आम नागरिक के लिए खुला है। कोई भी अपनी काबिलियत के दम पर देश का राष्ट्रपति बन सकता है। बिल्कुल। और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये समानता के सिद्धांत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये एक ऐलान था कि भारत ने सामंती परंपराओं को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। तो इन 3 शब्दों ने मिलकर भारत की पूरी राजनीतिक दिशा तय कर दी। स्रोत के अंत में लिखा है कि यह दिन स्वतंत्रता, समानता और कानून के शासन का जश्न है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द है या इनका कोई गहरा मतलब है? नहीं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही 3 मूल्य हमारे संविधान की आत्मा हैं। स्वतंत्रता को ही लीजिए, इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था, बल्कि हर नागरिक को सोचने, बोलने, विश्वास करने और अपने तरीके से जीने की आजादी। व्यक्तिगत आजादी। हाँ, व्यक्तिगत आजादी। संविधान ने कहा कि राज्य आपकी निजी जिंदगी में बेवजह दखल नहीं देगा। और समानता, ये तो उस समय के समाज के लिए शायद सबसे क्रांतिकारी वादा रहा होगा। निस्संदेह, समानता का अर्थ है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे संविधान निर्माता सिर्फ इतना कहकर रुके नहीं, वो जानते थे कि सिर्फ कागज पर बराबरी लिख देना काफी नहीं है। उनका मतलब था कि जो लोग सदियों से पीछे धकेल दिए गए हैं, उन्हें बराबर लाने के लिए कुछ खास करना होगा। बिल्कुल, यही इस संविधान की खूबी है। इसने सिर्फ छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को गैर कानूनी नहीं बनाया, बल्कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण जैसे सकारात्मक कदम उठाने का प्रावधान भी किया। अच्छा। तो ये सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि हम सब बराबर हैं, बल्कि ये भी कह रहा था कि जो दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन्हें बराबर लाने के लिए समाज और सरकार को विशेष प्रयास करने होंगे। और आखिरी, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सरल और बहुत गहरा है। देश किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं, बल्कि कानून से चलेगा। प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो और हर किसी को न्याय मिले। तो 26 जनवरी असल में इन सभी वादों को अपनाने का दिन है। 26 जनवरी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उस संघर्ष का परिणाम है जिसमें कई विचार, कई मार्ग और कई बलिदान शामिल थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सबके अपने अपने योगदान थे। संविधान इन सभी संघर्षों और विचारों का एक साझा परिणाम है, क्योंकि संविधान किसी एक का नहीं, हम सभी का है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए किताब सार को सब्सक्राइब करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।